तो आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये कैसे आई है मुनीज़ आपा, ये मुझे बताएं थोड़ा सा। एक तो जैसे मैंने कहा मेरी फूफी ने, चूंकि क्यों अगेन किसी ने बैठ के बात नहीं की, अल्लाह कोई बैठ के इंज कर नमाज पढ़, नोबडी। दिस वाज जस्ट वो जमाने थे जब आप देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, आपको तरबियत लोगों की पर्सनालिटी से मिलती थी। अब आप बात कर रहे हैं तो मैं भी बात कर रही हूँ, तो मुझे अपनी दादी की खुशबू, वो निस्वार खाती थी, पता नहीं क्यों खाती थी, काश कि मैं उनसे पूछ सकती। मुझे उनकी खुशबू अभी इस वक्त एकदम से वेव आई है उनके निस्वार खाने की। और बैठी मेरी फूफी जो थी वो इधर लगाती थी, वो जो पुराने से, तो उनकी तो वो नमाज पढ़ रही होती थी, और मैं झूठ नहीं बोलती, कोशिश तो करती हूँ कि ना बोलूं। मैंने कुरान शरीफ जिस दिन फैसा फौत हुए हैं उसके अगले दिन शुरू किया, उसके अगले दिन पढ़ना शुरू किया। मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने 22 या 23 नवंबर 1984 को कुरान शरीफ अपना पहला शुरू किया। मेरे ख्याल में शायद वो टर्निंग पॉइंट मेरा हो सकता है। और मेरे वो जो मौलवी साहब हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, मेरे ख्याल में पिछले साल वो फौत हुए, वरना हर साल रमजान वगैरह में आते हैं और उनको मैं जो भी दे सकती हूँ देती हूँ। और मुझे बहुत प्यारे थे वो, जो बहुत आते थे, तो मेरे ख्याल में कुछ 4-6 महीने तो लगे होंगे। तो मैं समझती हूँ आपने आज बात की है तो मुझे पता नहीं क्यों याद आ गया। ये कहते हैं ना बुढ़ापे में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी 0 होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी सही हो जाती है। सही बात। तो आपने बात की है तो मुझे याद आया, मेरे ख्याल में वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और तो उसके बाद फिर वो खुद ब खुद जिसे कहते हैं, मैं तो इसमें बहुत बिलीव करती हूँ इसरार, आप करें ना करें, आपकी माशाल्लाह भी उम्र नहीं है, लेकिन मुझे कुछ रास्ते नजर आते हैं, कुछ इशारे तो नहीं कह सकती मैं तौबा, लेकिन कुछ एकदम से महसूस होता है कि ये करना चाहिए। अब मैं आपसे एक और राज की बात करूं कि मेरी दुआ है और मेरी पूरी अल्लाह ताला से भी अपील है कि अब मेरा आखिरी एक ज़ियारत रह गई है जो मैंने मार्च तक के लिए रखी है। अब मुझे करबला जाना है। करबला की, मुझे पता था मुझे मेरा वहां सलाम रह गया है। वो मैंने कोशिश की थी, वो एक बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, चलो दफा करो, वो जाने उसका काम जाने। लेकिन इस दफा कुछ प्लान बन रहा है, तो एक दफा वो मेरी कंप्लीट हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर मेरा टाइम मस्जिद अक्सा का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अरे कुछ ना किस तरह वो जिसे कहते हैं, मैं कहती हूँ इसराइल, अल्लाह ताला मुझे रियली झोली में डालता है। अब देखिए मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया, कैसे आ गया वालदा की वजह से जाहिर आ गया। और मेरे दिल में ये पता नहीं कब से, कभी कोई कहता था, कोई अमेरिकन दोस्त वगैरह, वी वेंट टू अक्सा, मेरे दिल में ऐसे कसक उधाए, ऐसे हाँ नो यू हैव टू हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट में अब कहाँ से किधर। वो ब्रिटिश जब आ गया तो यूं घूमने लगा आहिस्ता आहिस्ता। और यकीन जानिए ये 1 मिनट का फैसला था। वो बच्ची एक फिलिस्तीन से आई हुई थी हमारे फैज फेस्टिवल में, मैं उसे नाश्ता कराने लेके गई, उसकी 2 घंटे बाद फ्लाइट थी, और मैंने सोचा ये मुझ पे कर्ज है, बेचारी इतनी दूर से आई है, वक्त नहीं मिलता फेस्टिवल में, बहुत मसरूफ होते। मैंने उसको नाश्ता खिलाया, हम बैठे हुए थे ये अपना एमएम आलम रोड पे, मेरे साथ एक और मेरी दोस्त थी मारिया। तो बात हुई तो शाता तो कहने लगी, मैंने कहा यार यू आर गोइंग बैक टू दैट वंडरफुल प्लेस कॉल्ड जेरूसलम। शी सेड मैडम व्हाई डोंट यू कम। अच्छा, क्लिक हुआ है मुझे वो। मैंने कहा इफ आई कम तो विल यू, कहती आई विल अरेंज एवरीथिंग, आप आ जाए। यहाँ से बात शुरू हुई है। ये मैं बात कर रही हूँ, यकीन जानिए आप, नवंबर की, नवंबर में फेस्टिवल होता है, 22 नवंबर की बात है, और 23 मार्च को मैं वहां थी। सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं रास्ते खुलते हैं। और मैंने अपनी एक बहुत प्यारी वहां जाकर आपने फिर विजुलाइज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे? मैं बता नहीं सकती इसरार, मैंने विजुलाइज नहीं किया, मैंने महसूस किया। मैंने महसूस किया। पहले तो हम उतरे हैं, सारी रात का सफर, ये वो परेशानी फलाना। मैंने कहा अभी चलो, तो सफीना मेरी दोस्त, उसको मैंने इंग्लैंड से खींचा था अकेली, क्योंकि मुझे घर से पाबंदी थी, अकेले आपने नहीं जाना। तो वो उसको मैं लेके आई, वो बेचारी तो थके हुए बुरे जाहिर है पूरा। पहले यहाँ से अमान से गाड़ी से बॉर्डर से ब्रिज, और ब्रिज में भी जान निकल रही है, निकालना दें फलाना, के पता ना चल जाए उनको हम पाकिस्तानी, हालांकि पासपोर्ट था हमारे। फिर बॉर्डर क्रॉस करो,
फिर इजरायलियां ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਗੈरह ਉਹਦੇ बाद पहुंचो ਉਹਦੇ बाद सांस लो कि हम पहुंच गए हैं। तो उसने कहा, बंदे ने जो हमें मीट किया था उसने कहा आप रेस्ट करें। मैंने कहा मुझे अभी लेके जाओ। कहने का मैडम विल गो टुमारो। आई सेड नाउ। टांगे लड़खड़ा रही हैं और हम अक्सा में पहुंच रहे हैं। वहां पे बॉर्डर जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाद इस तरफ इजरायली हैं उस तरफ फिलिस्तीनी हैं, यानी 10 गज का फासला होगा। पहले वो देखते हैं, घूरते हैं आपको, फिर वो घूरते हैं आप। उसने वहां खड़े होकर कहा कि आर यू मुस्लिम? He said yes. He said recite कलमा। अच्छा। फिर कलमा सुनाया। उन्होंने कहा recite something else। फिर कुल वल्लाह सुनाया। He said yes, okay। वो बकायदा because they are afraid कि पता नहीं गोरी गोरी आ गई है, पता नहीं कौन। तो उसके बाद अंदर अंदर जाके जो मैं वहां खड़ी हुई हूँ तो मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने लपेट लिया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद मैं पता नहीं 3-4 दफा गई हूँ, हर दफा वहां खड़ी हुई हूँ और I cannot explain the feeling, cannot। क्या बात सुभान अल्लाह। ये स्पेशल फीलिंग्स हैं। ये जाहिर है कि उस तरह बयान भी नहीं हो सकती। ये आपके ज़ाती मामलात हैं, आपके ज़ाती एहसासात हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। तो अल्लाह ताला इसमें आपको भी आपकी कबूलियत जो है सबसे बड़ी बात है कि वो हो जाए। अच्छा, अब ये ज़रा बताएं कि फैज़ साहब का जो एक सिलसिला है उसमें हुकूक निस्वां की भी बड़ी बात है। उसमें हम ये देखते हैं कि एक तहरीक भी एक किस्म की चलती रही है साथ साथ। आजकल जो हुकूक निस्वां के हवाले से सिलसिला चल रहा है वो किस तरह चल रहा है और आज की हमारी जो औरत है पाकिस्तान में उसकी क्या हालत है, उसको आप किस तरह देख रही हैं? ये कल परसों की बात है। मैं और कहीं बैठे हुए थे, हम दोनों बहनें, ऐसी बात हो रही थी तो उसने ऐसे जिक्र किया कि अब्बा से किसी ने पूछा कि फैज साहब व्हाट होप डू यू हैव फॉर पाकिस्तान? और कहने लगी ही सेड द वुमेन। और ये पहली दफा मैंने सुना। मैंने कहा अच्छा? कहती यस, आई हर्ड हिम से दैट एंड फ्रैंकली सो डू आई। क्योंकि मैं अब वो मैं किस तरह उस मूवमेंट के साथ जुड़ी वो मुझे भी नहीं मालूम। शायद वही 12 फरवरी का किस्सा या जो भी था, बहरहाल जिसमें जो भी था वो दैट इज हिस्ट्री नाउ। बट एनीवे, और फिर जाहिर है पीटीवी में भी क्योंकि हम 3-4 ही खवातीन थी और हमारे साथ भी जो सलूक होते रहे, खैर छोड़े वो पुरानी बात। तो वो मेरा एक ख्याल है कि फैज साहब ने यूं तो अगर आप कहें कि अगर कोई भी उनकी शायरी निकाल के देखें, मैंने तो नहीं, लेकिन खसूसी उन्होंने लिखी है, लेकिन वो ईरानी तुलबा के नाम है, फिलिस्तीन के नाम है, अफ्रीका के नाम, वो खसूसी हैं, बाय नेम है, बाय टाइटल है। अब ये कहना कि जी औरत के लिए उन्होंने ये लिखा, इस किस्म की तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिकॉज फॉर हिम देयर वाज, देखिए उस जमाने में कोई औरत मर्द का ऐसा फर्क नहीं था कि यू नो दे वर ह्यूमन बीइंग्स, वी वर ऑल टुगेदर। कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी बात होगी और ना कभी उनसे कोई लेक्चर लिया या कोई ऐसी बात। तो बेसिकली ही बिलीव्ड इन ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन पीपल। तो वो तो है, लेकिन जरूर मैंने एक ज़ाहिर नगमा उनसे लिखवाया था, हम बज़ में जहाँ की रौनक है। वो खास मैंने जब बेगम नुसरत भुट्टो जा रही थी मैक्सिको तो मैंने एक नगमा लिखवाया था जो नाहिद अख्तर ने गाया था और आज भी हमने उसको रिवाइव रखा है। बहुत खूबसूरत नगमा, वो उन्हीं के लिए। और इस दफा जो एक नई छपी हमारी, हम हर साल या हर दूसरे साल नुस्खा वफा को रिविजिट करते हैं। तो इस दफा एक नई उसका एडिशन आया है जिसमें कुछ उसकी 2-4 चीजें फैज साहब की जो पहले शामिल नहीं थी शामिल की गई हैं, लोगों से मिली हमें वगैरह, तो हम करते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि खवातीन के साथ अब वो यानी जिस तरह मेरी वालदा बहुत ज्यादा करीब थी या विमेंस डेमोक्रेटिक फेडरेशन वगैरह, वो तो एक्टिव और ये सारा कुछ सड़कों पे जा ये कर डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह वो तो थी। वालिद साहब वो इस किस्म के थे भी नहीं। उनका काम उनका ये था कि दिल को तकलीफ कोई चीज अगर ट्रबल कर रही है या कुछ हो रही है तो वो लिख देते थे। और कई दफा लोग कहते थे, मुझे कल परसों किसी ने पूछा था जी फैज साहब गुस्से में तो कभी मैंने देखा नहीं उन्हें, लेकिन कैसे हो सकता है कि किसी को गुस्सा ना आए? ये भी बात ठीक है। मैं कभी कभी अली से पूछती हूँ, अली मेरा बेटा साइकियाट्रिस्ट है, तो कभी कभी मैं उससे पूछती हूँ तो कहता है आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड इट इन हिज पोएट्री, देयर इज नो एंगर, देयर इज ओनली सैडनेस एंड देयर इज होप। तो लेकिन जगह जगह घन गरज है। जब ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, तो एक घन गरज है जरूर, तो वो वहां निकलती थी। तो फैज साहब ने गुस्सा यूं करके तो कभी नहीं किया। लिहाजा औरतों से उनका जितना भी कोई रिश्ता था या कोई वो समझते थे, तो उस वक्त एक तो ये देखें कि इतना ज्यादा पड्डा ही नहीं था जो इस वक्त हो रहा है। आ पालो आ ना खाओ, इंज ना करो, इंज ना करो।
वो उस वक्त नहीं था। लेकिन ये जो आजकल ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह की जो चीजें हैं, क्या फैज साहब इनको अप्रूव करते? वो इस बात को जरूर अप्रूव करते हैं कि जिसका जो मैं तो आज कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ, उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन था भी एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, कि वो ये कहते हैं कि जो मेरा अपना ख्याल है कि जो आपके मजहब ने, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने उस औरत को हक दिया है, वो उस हक की हकदार है। और अगर वो कहती है कि मुझे तालीम दो तो तालीम दो, अगर वो कहती है मैं मर्जी से शादी करूंगी तो मर्जी से शादी करो, अगर वो कहती है मैं, ये हमारा दीन कहता है। एग्जैक्टली। तो वो इस किस्म की उनकी सोच होती, और वो सोच हम सबकी है, कि अगर मेरी जिस तरह, अब ठीक है बच्चियां मेरी मतलब माशाल्लाह जवान हो रही हैं, एक 17 की एक 15 की है, अगर वो कोई ऐसी बात कर देती हैं जरा सी हटके होती है, तो समझाना हमारा काम होता है, और मैं बैठ के समझाती बेटा ऐसे नहीं होता, वाई, एक तो आजकल वाई हो जाता है ना, हर चीज तो वाई है, तो समझा दो, बता दो कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है या नहीं है, लेकिन ये कह देना कि नहीं करना, अब आजकल का बच्चा ये मानता ही नहीं है कि नहीं करना, या तो उसको तुम अपना जंजीरों में बांध दो, जो तुम बांध नहीं सकते, ये जो आला जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपकी जंजीरें तोड़ चुका है, तो इसलिए आप ऐसी बात नहीं कर सकते जिसको आप कम से कम रीजन न करें। तो मेरे ख्याल में वो रीजन ही से बात करते थे, वो रीजन, और एवरी इंटेलिजेंट सेन ह्यूमन बीइंग टॉक्स विद रैशनैलिटी एंड रीजन। तो आपने रीजन से बात करनी है और बताना है, इसकी वजूहात बतानी है, अपना स्टांस बताना है, अपनी ओपिनियन बतानी है, और अगर वो शख्स आपकी ओपिनियन की कोई इज्जत करता है तो मान जाएगा, और नहीं तो सोचेगा, और नहीं है तो फिर जाएगा, करेगा जो उसका जी चाहता है। सही बात।